कुमाऊं की पहाड़ियों में रात सिर्फ उतरती नहीं, धीरे धीरे जंगल की रूह में घुल जाती है। शाम का आखिरी उजाला जब चीड़ के लंबे पेड़ों की चोटियों से फिसलता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान अपनी बुझती हुई सांसें धरती पर छोड़ रहा हो। नंदौर नदी की तरफ से ठंडी हवा आती है और उस हवा में मिट्टी की नमी होती है, सूखी घास की गंध होती है और कभी कभी मौत की भी। क्योंकि कुमाऊं के जंगलों में कुछ कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होते, वे लोगों की नींद में चलते हैं, बच्चों के रोने में सुनाई देते हैं और रात के सन्नाटे में अचानक किसी टूटती टहनी के साथ वापस जिंदा हो जाते हैं। नंदौर नदी के उस पार जहां पहाड़ इतने खड़े हैं कि लगता है भगवान ने धरती को मोड़कर दीवार बना दी हो, जहां नीचे खाइयां ऐसे मुंह खोले बैठी हैं जैसे किसी जिन्न का पेट हो, और ऊपर चीड़ के पेड़ों में हवा ऐसी चीखती है जैसे कोई औरत दूर कहीं रो रही हो। वहां एक कहानी आज भी भटकती है, एक आदमी की कहानी जिसका आधा चेहरा एक आदमखोर बाघिन अपने जबड़ों में दबा कर ले गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई। और एक शिकारी की कहानी जो जंगल में शिकार ढूंढने निकला था, मगर जंगल उसके लिए कुछ और ही लिख चुका था। ये कहानी उस बड़ी कहानी का हिस्सा है जब मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट चौगड़ के आदमखोर को मारने के लिए गए थे। दूर नदी नजर आ रही थी, उसके पानी के कल कल की आवाज घाटी में गूंज रही थी और पहाड़ के दूसरी तरफ से आ रही थी काकड़ की चेतावनी भरी पुकार। जंगल किसी को देखकर चौंक गया था। रविवार की सुबह थी, लेकिन पहाड़ों की सुबह मैदानों की सुबह जैसी नहीं होती। यहां सूरज उगने के बाद भी ठंड हवा में छिपी रहती है, घास पर ओस ऐसे चमकती है जैसे किसी ने कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर दिए हो। कॉर्बेट अपने कैंप के बाहर लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में थी उनकी सिगरेट। पास मेज पर एक चाय का प्याला रखा हुआ था और सामने था दूर तक फैला हुआ जंगल। ऐसे जंगल को देखने वाले आदमी की आंखें बदल जाती हैं। वो सिर्फ पेड़ नहीं देखता, वो खामोशी के अंदर छिपी हुई हलचल भी देखने लगता है। उसी वक्त डलकानिया गांव का मुखिया दो आदमियों के साथ कैंप में पहुंचा। उन सब लोगों के चेहरे थके हुए थे, आंखों में कई रातों की अधूरी नींद थी और उनके चेहरे पर दिख रहा था डर। वही डर जो उन दिनों कुमाऊं के हर गांव में सांसें ले रहा था। वही डर जो उन दिनों कुमाऊं के हर गांव में सांस ले रहा था। वो डर था आदमखोर का डर। मुखिया ने धीरे से टोपी उतारी, बोला, साहब। उसकी आवाज में वो टूटन थी जो सिर्फ डर से नहीं आती, बेबस भूख से भी आती है। मुखिया बोला, जाने से पहले हमारे लिए कुछ शिकार कर दीजिए साहब। गांव में कई दिनों से मांस नहीं पका, क्योंकि लोग जंगल जाने से डरते हैं, शिकार कहां से करेंगे। कॉर्बेट ने सिगरेट का कश लगाया, थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से जंगल की तरफ देखा जैसे किसी पुराने दोस्त से इजाजत मांग रहे हो। हल्की मुस्कान आई, मुखिया की तरफ मुंह किया, बोले, अगर जंगल इजाजत देगा तो तुम्हारे गांव के चूल्हे फिर जलेंगे। मुखिया की आंखों में पहली बार थोड़ी चमक आई, लेकिन उसी पल दूर कहीं से लंगूर की चेतावनी भरी आवाज गूंजी। कॉर्बेट का चेहरा हल्का गंभीर हो गया। जंगल कभी बिना वजह आवाज नहीं करता। आधे घंटे बाद टोली तैयार थी। 4 गांव वाले, कॉर्बेट का भरोसेमंद आदमी, .275 की राइफल और कारतूसों की चमकती हुई क्लिप, एक कुल्हाड़ी, कुछ रस्सियां, और उसके साथ चल रहा था एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसे देखकर पहली नजर में कोई बच्चा डरकर मां के पीछे छिप जाए। उसका चेहरा इंसानी कम और जंग के मैदान का नक्शा ज्यादा लगता था। एक आंख नीचे खिंची हुई, थोड़ी टेढ़ी, गर्दन पर गहरे छेद, गाल का मांस गायब। ऐसा लगता था जैसे किसी ने लोहे के पंजों से उसका चेहरा नोच लिया हो। लेकिन सबसे खौफनाक चीज उसका चेहरा नहीं था, सबसे खौफनाक चीज थी उसकी आंखें। उन आंखों में एक आदमी नहीं रहता था, वहां एक ऐसा इंसान रहता था
जो मौत को बहुत करीब से देखकर वापस आ गया था। वो आदमी अक्सर कॉर्बेट के कैंप में आता था और हर बार वही कहानी सुनाता था, इतनी बार कि कॉर्बेट मजाक में कहते कि अगर कोई मुझे आधी रात को नींद में उठाकर पूछे तो मैं तुम्हारी कहानी का एक एक शब्द दोहरा दूंगा। सब हंसते थे, लेकिन वो आदमी कभी नहीं हंसता था, क्योंकि कुछ कहानियां आदमी सुनाता ही नहीं, उन्हें ढोता है। वो लोग पहाड़ चढ़ रहे थे। रास्ता इतना सकरा था कि एक गलत कदम और आदमी सीधे खाई में। नीचे नंदौर नदी चांदी की लकीर जैसी दिख रही थी। हवा चीड़ के पेड़ों से टकराकर सीटी बजा रही थी। अचानक वो घायल आदमी रुक गया। उसे दूर एक अकेले चीड़ के पेड़ की तरफ इशारा किया। वो पेड़ देख रहे हैं साहब? कॉर्बेट ने सिर उठाया। हां, देख रहा हूं। आदमी की आवाज धीमी हो गई। उसके पास मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही थी। 4 साल पहले की बात है। उस दिन भी आसमान बिल्कुल साफ था। मैं अपने 8 साल के बेटे के साथ घास काटने गया था। पहाड़ी इतनी खड़ी थी कि नीचे देखने पर आंखों के आगे अंधेरा आने लगे। ऊपर चीड़ के पेड़, नीचे गहरी खाई, बीच में सूखी पीली घास जो हवा चलने पर ऐसे हिलती थी जैसे उसमें कोई छिपकर रेंग रहा हो। उसका बेटा ऊपर घास बांध रहा था और वो दराती चला रहा था। बेटे ने बाप से कहा, बापू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, माँ ने कहा है आज गुड़ की रोटी बनाएगी। हाँ हाँ बेटा, जल्दी ही कर रहा हूं, चिंता ना कर। और वो फिर दराती चलाने लगा। दराती की आवाज पहाड़ में गूंज रही थी, चाक चाक चाक। कभी पंछियों की आवाज आ रही थी, कभी दूर किसी मोर के बोलने की आवाज आ रही थी। लेकिन अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया, मोर की आवाज बंद हो गई, जंगली मुर्गों की भी आवाज बंद हो गई। जंगल ने जो अचानक मिजाज बदला था, उससे वो पहाड़ का आदमी चौंक गया। वो समझ गया था कि कुछ ना कुछ खतरा आ गया है, और कुछ ना कुछ खतरा क्या है वो जानता था। यह है आदमखोर बाघिन। वो धीरे धीरे सुनने की कोशिश करने लगा। इतना सन्नाटा था कि उसे अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। हवा भी जैसे रुक गई थी। पक्षी भी चुप थे, लंगूर भी चुप थे, यहां तक कि घास भी चुप हो गई थी। अगले ही पल धाड़ की आवाज आई। एक पीली बिजली पहाड़ से टूटी। वो थी बाघिन, एक विशाल बाघिन, भारी शरीर और इतनी तेज कि आदमी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो सीधा कूदी, आदमी नीचे गिरा। बाघिन उस आदमी के चेहरे पर थी। उस आदमी ने इतना ही देखा कि दो जलती हुई आंखें उसे अपने सामने दिख रही थी। धधकती हुई सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि हवा अंगारों को छूकर आ रही है। दो खुले हुए जबड़े उसके सामने थे, पीले पीले दांत भी चमक रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि लोहे की बड़ी बड़ी कीलें हों। बाघिन के 4 दांतों में ऊपर के 2 दांत में से एक दांत उसकी आंख के पास धंसा, दूसरा धंसा उसकी ठोड़ी के पास, और पीछे के दोनों दांत गर्दन के पीछे जाके धंस गए। बाघिन का सीना इस आदमी के सीने से टकरा रहा था, और जैसे ही यह आदमी गिरा, इसके दाएं हाथ में एक बांज के छोटे पेड़ की जड़ पकड़ में आ गई। उसकी दोनों टांगें बाघिन की टांगों के नीचे थी। वो आदमी कॉर्बेट से बोला कि साहब, मुझे इतनी जोर का दर्द हुआ जैसे कि मेरा चेहरा 2 बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में पीस दिया गया हो। ऊपर से उसका 8 साल का बेटा चीख रहा था, बाबा। लेकिन उस पल उस आदमी की दुनिया सिर्फ 2 चीजों में सिमट गई थी। एक तो वो खुद, और दूसरा उसके ऊपर बैठी मौत। बाघिन उसके सीने पर थी। उसकी गर्म सांसों में खून की बदबू थी। उसकी मूछें आदमी के चेहरे को छू रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अगले पैरों के पंजे आदमी के सीने में धंस रहे। वो आदमी बोला, मैं समझ गया था कि अब बचना मुश्किल है। फिर उसकी आवाज बदल गई, धीमी हो गई, सख्त हो गई। लेकिन साहब, अगर मरना ही था तो मरना था लड़कर। उसका हाथ पीछे गया, उंगलियां मिट्टी में कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसके दाएं हाथ ने बांज के पेड़ को पकड़ा था, बायां हाथ मिट्टी में यहां वहां कुछ टटोल रहा था। बाएं हाथ को कुछ पकड़ में आया नहीं। उस आदमी ने धीरे से बाघिन के पिछले पैरों की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे दाएं हाथ से जो बांज का पेड़ पकड़ा था उसे और मजबूती से पकड़ लिया। धीरे धीरे अपने पैर ऊपर खींचने शुरू किए।
बाघिन की आंखें इसकी आंखों पर टिकी हुई थी। बाघिन की सांसें लगातार धधकती हुई गर्म हवा फेंक रही थी। वो आदमी धीरे धीरे अपने पैर को सरका रहा था। अब उसका पैर बाघिन के पेट के पास आ चुका था। घुटना मुड़ा हुआ था। अचानक से उसने हिम्मत की, दाएं हाथ में अपनी पूरी ताकत भेज दी, मजबूती से पकड़ लिया उस बांझ के पेड़ को। बाएं हाथ से अचानक बाघिन का सीना पकड़ा और दाएं पैर से पूरी ताकत लगा के बाघिन के पेट में धक्का दिया। कुछ सेकंड के लिए वक्त रुक गया। फिर ऐसा लगा जैसे बाघिन हवा में उड़ी और बाघिन नीचे पहाड़ी पर गिरने लगी, लुढ़कने लगी। एक आदमी जिसका चेहरा फटा हुआ था, जिसकी गर्दन से भी खून बह रहा था, उसने आदमखोर बाघिन को अपने ऊपर से उछाल दिया था। बाघिन पीछे की तरफ गिर रही थी, खाई में लुढ़क रही थी, धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही थी, पत्थरों से टकराने की आवाजें गूंज रही थी। फिर धीरे धीरे उस आदमी के अंदर हिम्मत आई। वो उठा, नीचे उसकी आंखों से जितना दिख रहा था उससे देखा बाघिन दूर लुढ़क के जा रही थी। वो ढाल ही ऐसी खड़ी थी कि बाघिन रुकना चाहती भी तो रुक सकती नहीं थी। अब बाघिन के गिरने की आवाज रुक गई थी। जंगल फिर शांत हो गया था। सिर्फ उस आदमी की टूटी सांसें बची हुई थी। अब आवाज आ रही थी उसके बेटे के रोने की, जो जोर जोर से रो रहा था। वो बोला, बापू भागे। आदमी किसी तरह से उठा, चेहरे से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे चल के अपने बेटे के पास गया। बेटे ने लंगोट नुमा जो धोती बांधी थी, इशारे से उसने अपने बेटे से कहा, ये धोती खोल के दो। बेटे ने धोती खोल के दी। उसने अपने जबड़े में अपने घावों में बांधी। बेटे से बोला, चल बेटा घर की तरफ चले। लंगड़ाते लंगड़ाते आराम से धीरे धीरे बेटे का हाथ पकड़कर वो चलता जा रहा था। उसका सर घूम रहा था, असहनीय दर्द हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा जा कहाँ रहा है। इतना मालूम था बेटा हाथ पकड़े है तो घर ही ले जाएगा। घर पहुंचने का कुछ मिनटों का वो सफर उसके लिए सालों का सफर बन चुका था। उसके लिए दुनिया रुक चुकी थी। उसे लग रहा था मौत ही आ जाए, इतने दर्द से तो वही बेहतर है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो गांव के पास आ चुका है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। लोग भीड़ लगा रहे थे, उसके आसपास सुगबुगाहट चल रही थी। धीरे धीरे बेटा घर के दरवाजे पर ले गया। अचानक उसके कानों में पड़ी उसकी बीवी की चीख की आवाज। वो जोर से चिल्लाई, ये क्या हुआ? क्या बाघ ने हमला कर दिया? हड़बड़ाकर उसकी बीवी उसको लेटने के लिए बोलने लगी। तब तक गांव वाले भी आ गए थे। भागकर पानी लेकर आए। पानी पिलाया गया, लेकिन ये क्या, मुंह से पानी अंदर गया, लेकिन गर्दन में जो बाघ ने दांत गड़ाए थे उन छेदों से पानी बाहर आ गया। वो आदमी महसूस कर पा रहा था पानी का बाहर गिरना। आनन फानन में लोग बोल रहे थे, आदमी जमा करो, कांडी तैयार करो, कंधे पर उठाओ, अल्मोड़ा लेकर जाना है। ये सारी आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी। कांपती हुई आवाज से उसने कहा, नहीं जाना है अल्मोड़ा, यहीं रहना है। सारे लोग चुप। ये क्या बोला? अल्मोड़ा नहीं जाना है? इलाज नहीं कराना है? हाँ, अल्मोड़ा नहीं जाना है। मेरे सारे दोस्तों को बुला दो। उसने अपनी घरवाली को आवाज देकर बुलाया। घरवाली पास ही बैठी थी। बोला, मेरे सारे दोस्तों को बुला दो, सबसे मिलना चाहता हूं। मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अल्मोड़ा यहां से 50 मील दूर है। मैं रास्ते में नहीं मरना चाहता। मैं अपने उस गांव में मरना चाहता हूं जहां मैं पैदा हुआ, जहां पला बढ़ा, जहां जवान हुआ। लोगों ने बहुत जोर दिया कि अल्मोड़ा चलो, इलाज हो जाएगा। बोला, नहीं, इलाज नहीं कराना है। अपने लोगों के बीच में रहना है, अपने लोगों के बीच में मरना है। लोगों ने बहुत जिद की, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की एक ना चली। किसी तरह से बार बार लोग पानी पिलाते रहे। थोड़ा पानी बाहर गिरता, शायद थोड़ा अंदर भी जाता। भीड़ लगी हुई थी। सारे दोस्त आ गए थे, एक एक करके हाथ पकड़ रहे थे। वो हाथों से ही पहचान ले रहा था कि उसके किस दोस्त ने हाथ पकड़ा है। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी का भाव था जब वो अपने दोस्तों का हाथ पकड़ रहा था। रात भर लोग उसके चारों तरफ बैठे रहे। उस आदमी को लग रहा था कि सुबह का उजाला वो देख नहीं पाएगा। शायद उसके दोस्तों को भी यही लग रहा था। घरवाली का रोना रुक नहीं रहा था। बेटा जैसे सदमे में था। कुछ लोग बैठे बैठे ऊँग रहे थे। सुबह की पहली किरण आई, लेकिन ये क्या, आदमी जिंदा था। दर्द उसे अभी भी हो रहा था, लेकिन शायद अब उसने
दर्द को सहना सीख लिया था। उसे आंख से हल्का हल्का दिख भी रहा था। धीरे धीरे दरवाजे के बाहर उसे धूप की किरण भी दिख रही थी। फिर उसे पानी पिलाया गया, दाल का पानी पिलाया गया, चावल का पानी पिलाया गया। थोड़ा अंदर गया, थोड़ा बाहर आया। दिन भर गांव वाले उसके पास बैठे रहे। तंत्र मंत्र जादू टोना लोग करते रहे। महिलाएं भी बैठी थी, कोई रोता था, कोई बातें करता था। दर्द हल्का हल्का कम हो रहा था। उसे लगा कल की रात तो मैं बच गया, शायद आज की रात मेरी आखिरी होगी। रात को शायद उसे नींद भी आ गई थी। लेकिन फिर सुबह आई अपनी पहली किरण लेके। ये क्या, खिड़की के बाहर, दरवाजे के बाहर हल्की हल्की धूप दिख रही है। वो आज भी बच गया। फिर उसे दाल का पानी, चावल का पानी पिलाया गया। शायद थोड़ा दाल का पानी, चावल का पानी ज्यादा अंदर गया था, बाहर कम निकला था। शायद उसके घाव भर रहे थे। ये तो चमत्कार हो रहा था। टाइगर से घायल हुआ इंसान वैसे भी नहीं बचता, अक्सर सेप्टिक से मर जाता है। इस आदमी को सेप्टिक नहीं हो रहा था, उसके घाव भरना शुरू हो गए थे। शायद ऊपर वाला भी चाहता था कि ये बहादुर व्यक्ति जिसने बाघिन को हरा दिया है, जिंदा रहना चाहिए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर रात को उसे लगता था आज की रात आखिरी है, लेकिन सुबह हो जाती थी। कुछ दिन के बाद तो उसे लगने लगा कि शायद वो बच जाएगा। उसके दोस्त उसके पास आते, गांव वाले उसके पास आते, परिवार वाले उसके पास बैठते। धीरे धीरे दर्द कम होता रहा और उसके घाव ठीक हो गए। वो आदमी ठीक हो गया, हालांकि उस हमले के निशान उसके चेहरे पर थे। अचानक वो आदमी जैसे नींद से बाहर आया। उसे याद आया कि वो उस घटना स्थल पर नहीं है। वो तो जिम कॉर्बेट को अपनी 4 साल पुरानी कहानी बता रहा है। जिम कॉर्बेट ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बोला, मेरे दोस्त, सिगरेट पियोगे? एक सिगरेट उसको दी, एक सिगरेट खुद सुलगाई जिम कॉर्बेट ने। जिम कॉर्बेट ने उससे कहा, तुम एक बहादुर व्यक्ति हो और तुम्हारी कद काठी देखकर ही लगता है कि जो तुमने कहानी बताई है वो 100% सही है। चलो मेरे दोस्त, जो हुआ उसे भूल जाओ। अभी तो हमें चलना है घोरल के शिकार पर, ताकि गांव वालों को मांस खाने के लिए मिले। और बड़ी जल्दी मैं उस बाघिन से तुम्हारा बदला लूंगा जिसने तुम्हारी जिंदगी में भूचाल ला दिया था। और उसके बाद जिम कॉर्बेट चल पड़े घोराल के शिकार पर। एक नहीं, कई घोराल मारे, गांव वालों को ला कर दिए। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने मार दी वो आदमखोर बाघिन जिसे बोला जाता था चौगढ़ की आदमखोर बाघिन। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म हुई है कहानी। नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।